सोचिए एक बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा के बारे में। स्टेज पर दर्जनों संगीतकार बैठे हैं, किसी के पास वायलिन है, किसी के पास बांसुरी है, तो किसी के पास ड्रम। हाँ बिल्कुल। और हर कोई अपने इंस्ट्रूमेंट में एकदम माहिर है। राइट। माहिर हैं, लेकिन अगर वो सब अपने अपनी मर्जी से, मतलब अपने अपने समय पर बजने लगें, तो क्या होगा? वो तो एक बहुत बड़ा असहनीय शोर बन जाएगा। संगीत तो बिल्कुल नहीं लगेगा वो। तो बेसिकली एक सफल बिजनेस को चलाना भी ना बिल्कुल इस ऑर्केस्ट्रा को डायरेक्ट करने जैसा ही है। सही कहा। जहां सही धुन बजाना यानी अपने लक्ष्य तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और साथ ही कम से कम समय और संसाधनों का उपयोग करके बेहतरीन संगीत पैदा करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली। और आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी को डिकोड करना है। बिल्कुल। आज हमने जो लोग ये चर्चा सुन रहे हैं उनके लिए बिजनेस स्टडीज के कुछ बहुत ही दिलचस्प सोर्स मटेरियल जैसे एनसीईआरटी के बेसिक्स, कई केस स्टडीज और रिसर्च नोट्स को एक साथ रखा है। हाँ, ताकि हम समझ सके कि आखिर वो कौन सी चीज है जो एक आम सी कंपनी को टाटा ग्रुप जैसी ग्लोबल पावर हाउस में बदल देती है। एग्जैक्टली। और कैसे वो इस अराजकता के शोर को एक खूबसूरत सिम्फनी में तब्दील कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरी चीज को समझने के लिए ना किसी भी संस्था की सफलता को मापने के जो दो बुनियादी पैमाने हैं उन पर बात करना जरूरी है। राइट। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, है ना? हाँ, ये दो शब्द अक्सर एक ही सांस में बोल दिए जाते हैं, जैसे ये एक ही हो, लेकिन इनके बीच का जो घर्षण है या कह लें कि टकराव, वही पूरे मैनेजमेंट की नींव तय करता है। मतलब किताब की भाषा में कहें तो प्रभावशीलता और दक्षता। बिल्कुल। इफेक्टिवनेस का सीधा सा मतलब है अपने अंतिम लक्ष्य को हासिल करना, बस। सही बात है। अगर किसी कंपनी का लक्ष्य एक महीने में मान लीजिए 1000 फोन बनाना है और वो आखिरी दिन तक उसे पूरा कर लेती है, तो वो इफेक्टिव है। और एफिशिएंसी? दूसरी तरफ एफिशिएंसी का मतलब है उसी काम को कम से कम लागत और कम से कम संसाधनों के साथ करना। यहाँ सारा फोकस कॉस्ट बेनिफिट पर होता है। अच्छा, इसे अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ें तो मुझे अपने कॉलेज के दिनों की याद आ जाती है। कॉलेज के दिन? हाँ, हम में से कई लोगों ने ये किया है। परीक्षा से ठीक एक रात पहले नींद खराब करके पागलों की तरह पूरी किताब रट लेना। एग्जैक्टली। पागलों की तरह रट लेना और अगले दिन परीक्षा में पास भी हो जाना। अब यहाँ लक्ष्य था पास होना, जो पूरा हो गया। मतलब इफेक्टिवनेस तो 100% रही। राइट। लेकिन क्या ये तरीका एफिशिएंट था? बिल्कुल नहीं। दिमागी तनाव हुआ, सेहत खराब की, और सिर्फ रटने की वजह से अगले हफ्ते सब भूल भी गए। बिल्कुल। इसके उलट अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा बिना तनाव के पढ़ाई करते तो रिजल्ट वही होता। हाँ, लेकिन संसाधन यानी आपकी ऊर्जा और समय, उसका सही इस्तेमाल होता, आप एफिशिएंट होते। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है। असल बिजनेस की दुनिया में जहाँ इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, हाँ, क्या हमेशा इन दोनों के बीच इतना साफ चुनाव होता है? मुझे लगता है कि कई बार एक चीज को पाने के लिए दूसरी को दांव पर लगाना ही पड़ता होगा। अरे, टकराव होना तय है। अक्सर एक मैनेजर को इन दोनों के बीच एक बहुत मुश्किल चुनाव करना पड़ता है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ही उदाहरण ले लेते हैं। बताइए। मान लीजिए उनका लक्ष्य साल भर में 5000 यूनिट्स का उत्पादन करना है, लेकिन सप्लाई चेन में कोई गड़बड़ी आ गई, या बार बार बिजली जाने से काम रुक गया। हाँ, कुछ भी हो सकता है। अब साल का अंत आ रहा है और लक्ष्य बहुत दूर है, तो मैनेजर क्या करता है? वो आखिरी महीने में मजदूरों से डबल शिफ्ट में काम करवाता है, ओवरटाइम देता है। बिल्कुल। और जनरेटर चलाने के लिए लाखों रुपए का डीजल फूंक देता है, और साल के आखिरी दिन 5000 यूनिट्स तैयार हो जाती हैं। तो टारगेट तो पूरा हो गया। टारगेट पूरा हो गया, मैनेजर इफेक्टिव साबित हुआ, लेकिन एफिशिएंट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कॉस्ट तो आसमान छू गई। एग्जैक्टली। लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन एक मिनट, अगर हम इसी सिचुएशन को दूसरे नजरिए से देखें, अगर वो मैनेजर पैसे बचाने के चक्कर में डबल शिफ्ट नहीं लगाता तो क्या होता? तो शायद वो सिर्फ 3000 यूनिट्स ही बना पाता। राइट। और इससे उसका सबसे बड़ा क्लाइंट नाराज होकर किसी और कंपनी के पास चला जाता। हो सकता है फैक्ट्री की बंद हो जाती। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। तो क्या ऐसी इमरजेंसी में सर्वाइवल या इफेक्टिवनेस लागत बचाने से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो जाती? सर्वाइवल बेशक जरूरी है। संकट के समय में इफेक्टिवनेस को ही प्राथमिकता दी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब ये आपातकालीन तरीका ही कंपनी का रोजमर्रा का तरीका बन जाए। हर बार यही हो रहा है। हाँ, अगर कोई कंपनी हर साल हर प्रोजेक्ट में सिर्फ इफेक्टिव होने के लिए बेतहाशा पैसा और संसाधन बहा रही है,
तो लंबे समय में वो बाजार में टिकी नहीं पाएगी। क्योंकि उसके प्रोडक्ट इतने महंगे हो जाएंगे कि कोई खरीदेगा ही नहीं। बिल्कुल। और इसी तरह अगर कोई कंपनी सिर्फ एफिशिएंसी पर ध्यान दे, तब बस पैसे बचाओ। हाँ, कच्चे माल की क्वालिटी गिरा दे, कर्मचारियों को निकाल दे, तो लागत तो कम हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट खराब होने से लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। तो खराब मैनेजमेंट हमेशा इन दोनों के बीच संतुलन खो देने का ही नतीजा होता है। एग्जैक्टली। तो ये जो बैलेंस है ये अपने आप तो बनता नहीं होगा। अगर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हमारी मंजिल है तो वहां तक पहुंचने की कोई मशीनरी भी तो होगी। बिल्कुल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ कुर्सी पर बैठकर ऑर्डर देना है। हाँ, बॉस वाला एटीट्यूड। राइट। लेकिन हमारे सोर्स मटेरियल से समझ आता है कि इसके पीछे एक पूरी इंजीनियरिंग काम करती है। किसी भी आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए 5 बुनियादी परतों से गुजरना होता है। हाँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। राइट। और पता है, इन पांचों को एक अलग डिब्बे की तरह देखने के बजाय एक चेन रिएक्शन की तरह समझना ज्यादा आसान है। वो कैसे? सबसे पहले प्लानिंग आती है, मतलब हम अभी कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, इसके बीच का पुल बनाना। बिल्कुल। फिर ऑर्गेनाइजिंग का नंबर आता है, जो प्लान आपने कागज पर बना लिया उसे जमीन पर उतारने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, रिसोर्सेस कैसे बटेंगे, वो सब। फिर आती है स्टाफिंग, उन विभागों में काम करने के लिए सही स्किल वाले लोगों को ढूंढना। हाँ, हायरिंग करना। हाँ, उसके बाद डायरेक्टिंग, जहां आपकी लीडरशिप और लोगों को मोटिवेट करने की परीक्षा होती है। और आखिर में एग्जैक्टली कंट्रोलिंग, यानी ये देखना कि जो हमने सोचा था क्या हकीकत में वही हो रहा है, और अगर नहीं तो उसमें सुधार करना। बिल्कुल सही। पर एक बात बताइए, क्या कॉर्पोरेट दुनिया की जो हायरार्की होती है क्या सच में इतनी स्ट्रिक्ट होती है? मतलब ये सोचना थोड़ा किताबी नहीं लगता कि एक कंपनी के अंदर हर लेवल का आदमी ये 5 काम एक बराबर करता होगा? अच्छा, आप लेवल्स की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब क्या ऐसा नहीं है कि प्लानिंग का काम सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का है और जो नीचे के लोग हैं वो सिर्फ डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग करते हैं? ये ना एक बहुत ही आम गलतफहमी है। सच तो ये है कि हर लेवल का मैनेजर ये पांचों काम करता है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसका समय किन कामों में ज्यादा बीतता है ये उसकी पोजीशन पर निर्भर करता है। मतलब फोकस बदल जाता है। बिल्कुल। जैसे जो टॉप मैनेजमेंट है, सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनका ज्यादातर समय कंपनी के अगले 5 या 10 साल का विजन बनाने में जाता है, यानी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में। राइट। उन्हें बाहरी दुनिया के खतरों और मौकों पर नजर रखनी होती है। फिर आता है आपका मिडिल मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट हेड्स वगैरह। हाँ, ये एक तरह से कंपनी के शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं। वो ऊपर की बड़ी बड़ी रणनीतियों को छोटे छोटे जमीनी टारगेट्स में तोड़ते हैं। वो स्टाफिंग पर बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें काम पूरा करने के लिए अपनी टीम चाहिए होती है। एग्जैक्टली। और ग्राउंड लेवल पर क्या होता है, जहां असल में प्रोडक्ट बन रहा है या कस्टमर से सीधे बात हो रही है, वहाँ सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का रोल आता है। राइट। उनका फोकस अगले 5 साल के प्लानिंग पर नहीं होता। उनका फोकस होता है कि क्या आज का काम सही से हुआ, क्या मशीन में कोई खराबी तो नहीं आई, हाँ, या कच्चा माल वेस्ट तो नहीं हो रहा। उनकी जिम्मेदारी डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि क्वालिटी उनके हाथ में होती है। तो सुपरवाइजरी लेवल के बिना तो कोई भी बड़ी रणनीति सिर्फ कागज का टुकड़ा है। बिल्कुल 100% सच। चलिए इसे ना सिर्फ थ्योरी से निकालकर असली दुनिया में देखते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल्स में कुछ बहुत बढ़िया केस स्टडीज हैं। हाँ, और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो रूल्स हैं ये सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों पर नहीं बल्कि एक छोटे से स्टार्टअप पर भी वैसे ही लागू होते हैं। बिल्कुल। स्मिता राय वाली केस स्टडी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। हाँ, जो लोग सुन रहे हैं उन्हें बता दूं, सिक्किम के नामची की रहने वाली 38 वर्षीय स्मिता राय ने नामची डिजाइनर कैंडल्स की शुरुआत की थी। राइट। और उनका बिजनेस सिर्फ मोमबत्तियां बनाने का नहीं है बल्कि वो 100% महिलाओं को रोजगार देती हैं। तो स्मिता राय की कहानी से हम समझ सकते हैं कि कैसे ये जो 5 मैनेजमेंट फंक्शंस है ना, वो डेली लाइफ में कैसे दिखते हैं। हाँ, क्योंकि ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि एक काम खत्म हुआ तो दूसरा शुरू होगा। सब एक साथ चलता है। अगर हम उनके एक दिन के काम को डिकोड करें तो मान लीजिए दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए एक नया कैंडल कलेक्शन डिजाइन करने की सोचना, ये प्लानिंग हो गई। बिल्कुल। और उस नए डिजाइन के लिए कहाँ से एक्स्ट्रा मोम आएगा, सांचे कहाँ से आएंगे, वर्क स्पेस को कैसे सेट करना है, हाँ, ये सब ऑर्गेनाइजिंग है। और जब काम बढ़ता है और वो गांव की कुछ और महिलाओं को काम पे रखती हैं, उन्हें ट्रेनिंग देती हैं, तो वो स्टाफिंग हो गया। एग्जैक्टली। और फिर हर दिन उन महिलाओं से बात करना, उन्हें सही डिजाइन के लिए मोटिवेट करना, वो डायरेक्टिंग है। राइट। और आखिर में जब मोमबत्तियां मार्केट में चली जाती हैं
कस्टमर का फीडबैक आता है। और अगर कोई कमी है तो अगली बैच में उसे सुधारना, वो कंट्रोलिंग हो गई। देखिए, एक छोटे से कमरे से चलने वाला बिजनेस भी बिल्कुल उसी डीएनए पर काम कर रहा है। कमाल है। ये मैनेजमेंट को सच में एक कंटिन्यूस प्रोसेस बनाता है, एक लूप है जो कभी खत्म नहीं होता। हाँ, और अब सोचिए इसी लूप को अगर हम माइक्रो से एकदम मैक्रो लेवल पे ले जाएं। हाँ, तो भारत की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री की सबसे बड़ी केस स्टडी सामने आती है, टाटा ग्रुप। हो बिल्कुल, 1868 में जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा द्वारा शुरू किया गया टाटा ग्रुप, जो आज 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। जमशेदजी के जीवन के 4 बड़े सपने थे। हाँ, सोर्स मटेरियल में इसका जिक्र है। एक वर्ल्ड क्लास आयरन और स्टील कंपनी बनाना, एक टॉप का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा करना, एक ऐसा होटल खोलना जो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल हो, और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना। राइट। हालांकि उनके जीते जी सिर्फ एक ही सपना पूरा हो पाया। 1903 में मुंबई का ताजमहल होटल। हाँ, उस जमाने में 11 मिलियन रुपए का खर्चा आया था इसे बनाने में, और ये भारत की पहली इमारत थी जहां बिजली थी। सोचिए, और ये होटल सिर्फ एक बिजनेस वेंचर नहीं था, ये उनके डायरेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग विजन का सबूत था। बिल्कुल। लेकिन टाटा ग्रुप की जो असली सक्सेस है ना, वो किसी एक प्रोडक्ट पे नहीं है, वो उनकी लीडरशिप की वैल्यूज में है। जमशेद जी का वो कोट है ना, संतुष्ट मजदूर ही संतुष्ट मजदूरों का निर्माण करते हैं। एग्जैक्टली। ये कोई सिर्फ फिलॉसफी नहीं थी, ये एक बहुत ही तगड़ी स्टाफिंग और डायरेक्टिंग स्ट्रैटेजी थी। और ये स्ट्रैटेजी कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि टाटा ने अपने कर्मचारियों को पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी देना तब शुरू कर दिया था जब भारत में ऐसा कोई कानून था ही नहीं, कोई रूल नहीं था ऐसा करने का, और ये कोई दान पुण्य नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे की मैनेजमेंट थ्योरी बड़ी क्लियर थी। अगर एम्प्लॉय का फ्यूचर सिक्योर्ड है तो वो पूरे फोकस के साथ अपना काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। हाँ, और आखिरकार कंपनी इफेक्टिव बनेगी। आज टाटा ग्रुप की टाटा स्टील, टीसीएस या टाटा मोटर्स जो मुकाम हासिल कर चुकी हैं, वो उसी नींव का रिजल्ट है। राइट। और यहाँ ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल जुड़ता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सामाजिक जिम्मेदारी। अक्सर कंपनियां पैसे कमाने और समाज का भला करने को अलग अलग देखती हैं कि पहले पैसे कमा ले फिर सीएसआर करेंगे। हाँ, लेकिन टाटा के मॉडल में ये दोनों एक ही सिक्के के हिस्से हैं। जैसे थाईलैंड में टाटा स्टील का यूनिसेफ के साथ मिलकर चाइल्ड फ्रेंडली बिजनेस शुरू करना, या यूरोप में उनका फ्यूचर जनरेशंस प्रोग्राम जो एजुकेशन और एनवायरनमेंट पे काम करता है। ये सब यही दिखाते हैं कि लंबे समय तक वही कंपनी टिकती है जो समाज के साथ तालमेल बिठाकर चलती है। राइट। जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई के मैनेजमेंट मंत्र में भी तो यही बात कही गई है। क्या बात कही है? कि असली लीडरशिप वो नहीं है जो छोटी छोटी चीजों को माइक्रो मैनेज करे। असली लीडरशिप वो है जो नए आइडियाज को पनपने की आजादी दे और अपनी नजर हमेशा बिग पिक्चर पे टिका कर रखे। एग्जैक्टली। पर यहाँ ना एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जन्म लेती है। वो क्या? हमने बात की कि कंपनी में अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एक इंसान मार्केटिंग देख रहा है, दूसरा फाइनेंस, तीसरा प्रोडक्शन देख रहा है। हाँ, इन सब के अपने अपने टारगेट्स हैं। तो इन सब के बीच वो कौन सी चीज है जो टकराव को रोकती है? सोचिए, अगर वो चीज ना हो तो अलग अलग दिशाओं में भागते ये सारे लोग पूरी कंपनी को ही फाड़ कर रख देंगे। इसके लिए ना मुझे वो ट्रैफिक लाइट वाली एनालॉजी सबसे सही लगती है। ट्रैफिक लाइट? हाँ, सोचिए एक बहुत ही बिजी शहर है, हर कोई अपनी गाड़ी बहुत अच्छे से चलाता है, बहुत एफिशिएंट है और सबको अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचना है, यानी सबको इफेक्टिव होना है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर चौराहों पर ट्रैफिक लाइट ही ना हो तो क्या होगा? कोई कहीं नहीं पहुंच पाएगा। एग्जैक्टली। सिर्फ एक भयंकर जाम लग जाएगा। तो मैनेजमेंट की दुनिया में इसी ट्रैफिक लाइट को जो सबको साथ लेकर चलती है उसे समन्वय या कोऑर्डिनेशन कहते हैं। वाओ, बहुत सही एग्जाम्पल है। कई लोग कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एक अलग काम या फंक्शन मान लेते हैं, छठा काम, जो कि गलत है। बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन एक धागा है जो प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक हर जगह मौजूद रहता है। इसीलिए इसे मैनेजमेंट की आत्मा कहा जाता है। हाँ। और इस आत्मा या धागे को अगर कोई दुनिया में सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करता है तो जो लोग सुन रहे हैं वो गैस कर सकते हैं। डब्बा वाले। हाँ, मुंबई के डब्बा वाले। ये केस स्टडी तो हमेशा हैरान करती है। सच में? बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के, बिना किसी एआई या महंगे सॉफ्टवेयर के, ये डब्बा वाले हर दिन
एक 6 सिग्मा लेवल की एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। मतलब लाखों टिफिन डिलीवरी में से एक में भी गलती की गुंजाइश नहीं। 0 एरर। और इस सटीकता के पीछे की जो पूरी मशीनरी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन पर टिकी है। बिल्कुल एक रिले रेस की तरह। हाँ, जहाँ बैटन सही समय पर सही हाथों में पहुंचना जरूरी है। जरा उस प्रोसेस को डिकोड करते हैं। सुबह एक डब्बा वाला घर से टिफिन उठाता है, साइकिल पे उन्हें नजदीकी रेलवे स्टेशन लाता है। वहाँ दूसरा डब्बा वाला मौजूद है जो सिर्फ उन डब्बों को रंग और नंबर की कोडिंग से छांटता है। फिर तीसरा डब्बा वाला उन्हें ट्रेन के डिब्बे में चढ़ाता है और साथ सफर करता है। डेस्टिनेशन पर चौथा उन्हें उतारता है। फिर छटाई होती है और आखिर में वो टिफिन किसी के ऑफिस डेस्क पर पहुंच जाता है। वो भी एकदम सही समय पर। इसमें हर व्यक्ति एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर है। अगर पहले वाले को बारिश की वजह से 5 मिनट की भी देरी हो गई ना, तो पूरी चेन टूट जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन देखिए, ये तो एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन है। कॉर्पोरेट दुनिया में हमेशा ऐसा स्मूथ नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि जब भी किसी कंपनी को अलग अलग विभागों में बांटा जाता है, तो हर डिपार्टमेंट का अपना एक बहुत ही नैरो, मतलब संकुचित नजरिया बन जाता है। अच्छा, हर किसी को लगता है कि मेरा काम सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसे एक बहुत ही आम कॉर्पोरेट झगड़े से समझते हैं। मान लेते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अपनी सेल्स का टारगेट पूरा करना है। ठीक है। तो वो ग्राहकों को 15% का भारी डिस्काउंट देना चाहते हैं। उनका लक्ष्य है किसी भी तरह बिक्री बढ़ाओ। और वहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी तलवार निकाल कर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि फाइनेंस का लक्ष्य है कंपनी का रेवेन्यू बचाना और मुनाफा बढ़ाना। वो कहेंगे कि भाई अगर 15% डिस्काउंट दिया तो कंपनी को तो हर प्रोडक्ट पर नुकसान होने लगेगा। अब देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हाँ, कोई गलत नहीं है। और यहीं पर सबसे बड़ी अराजकता फैलती है। अगर दोनों अपने अपने लक्ष्यों पर अड़े रहें तो प्रोडक्ट तो कभी बाजार में उतरेगा ही नहीं। तो यहाँ पर उस ट्रैफिक लाइट यानी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली। एक इंडिपेंडेंट और मजबूत कोऑर्डिनेशन जो इन दोनों विभागों को एक मेज पर लाए। उन्हें समझाए कि उनका अंतिम लक्ष्य आखिरकार पूरी कंपनी का लक्ष्य है। राइट। शायद वो बीच का कोई रास्ता निकालें, जैसे 15 की जगह 7.5% का डिस्काउंट और साथ में कोई लॉयल्टी प्रोग्राम दे दें। तो कोऑर्डिनेशन इन अलग अलग और अक्सर टकराने वाले डिपार्टमेंटल टारगेट्स को कंपनी के मेन लक्ष्य के साथ बांध देता है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि मैनेजमेंट कोई एक सीधी रेखा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये साइंस के जो एकदम ठोस डेटा आधारित नियम है और जो कला की मानवीय रचनात्मकता है, उन दोनों का एक बहुत ही जटिल संगम है। बहुत खूबसूरती से कहा आपने। सही लक्ष्य चुनना, उन लक्ष्यों को कम से कम संसाधनों की बर्बादी के साथ पाना और उस पूरे सफर में हर इंसान और विभाग को एक ही दिशा में बांध कर रखना। यही वो फॉर्मूला है जो स्मिता राय की मोमबत्तियों के छोटे से वर्कशॉप से लेके टाटा ग्रुप के विशाल अंपायर तक हर जगह काम कर रहा है। बिल्कुल। तो जो लोग आज इस चर्चा को सुन रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि ये सिद्धांत सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों की बपौती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक छोटे से कॉलेज प्रोजेक्ट को मैनेज करना हो, अपने स्टार्टअप की शुरुआत करनी हो या फिर किसी एनजीओ का इवेंट करवाना हो, ये नियम हर जगह अपना जादू दिखाते हैं। एब्सोल्युटली। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन, ये वो टूल्स हैं जो किसी भी अव्यवस्थित आइडिया को एक सक्सेसफुल रियलिटी में बदल सकते हैं। इसी के साथ इस डीप डाइव को खत्म करते हुए ना, मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहूंगी जो शायद भविष्य के मैनेजमेंट की पूरी परिभाषा को ही हिलाकर रख दे। अच्छा, वो क्या? देखिए, आज हमने बात की कि कोऑर्डिनेशन, एफिशिएंसी और डेटा पर बेस्ड फैसले लेना कितना जरूरी है। हाँ। लेकिन आज हम उस दौर के मुहाने पर खड़े हैं जहां एआई और एल्गोरिदम तेजी से इंसानी दिमाग की जगह ले रहे हैं। ये तो है। तो आने वाले कल में जब मशीनें रिसोर्सेज का बंटवारा और डेटा एनालिसिस किसी भी इंसान से लाख गुना ज्यादा तेजी से और बिना किसी गलती के कर पाएंगी, तब क्या एक ह्यूमन मैनेजर की जरूरत बचेगी? क्या वो मशीनें इंसानों से बेहतर कोऑर्डिनेटर बन जाएंगी? बाप रे। या फिर मैनेजमेंट में जो इंसानी मूल्य हैं, जो सहानुभूति है और लीडरशिप की वो भावना है जिसने जमशेदजी टाटा या स्मिता राय को सफल बनाया, क्या उसे कोई भी कोड कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा? ये सच में एक ऐसा विचार है जो सिर्फ बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट्स को ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर करेगा जो फ्यूचर में कोई भी काम करने वाला है। बिल्कुल। क्योंकि आखिरकार चाहे एल्गोरिदम कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो जाए, उस बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा को एक सिम्फनी में बदलने के लिए हमेशा एक ऐसे कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी जो सिर्फ नोट्स को नहीं बल्कि उस संगीत की आत्मा को भी महसूस कर सके। बिल्कुल सही कहा।